बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को 1 साल मुकम्मल। अमरीका ईरान पर दबाव और मशरक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार किन मकासद पर अमरीका अमल पैरा। पीडीएम का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इंतखाबात का फैसला लॉन्ग मार्च के बाद पीडीएम की हिकमत अमली क्या। ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। अमेरिका सुपर पावर है और तमाम ममालिक पर अमेरिका असर और रसूख रखता है, लेकिन अगर हम बात करें मशरक़ वस्ता की और ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की, तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पहले से भी थी, लेकिन उसके बाद वो कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई जब गुज़िश्ता साल जो है ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया। अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में अमेरिका के अपने मफाद थे और उसके नतीजे में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हो गए। इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि 2018 में ट्रंप इंतजामिया ने मुआहदे किया था और उससे वो दस्तबरदार हो गए थे, और तब से ही अमेरिका ईरानी मईशत पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा गुज़िश्ता बरस हुआ है और उसके बाद सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होती गई। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी दुनिया भर में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के बाद सबसे ज्यादा बासर और मकबूल तरीन शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। गुज़िश्ता साल 3 जनवरी को इराक़ी हुकूमत की दावत पर जनरल सुलेमानी हब शाम में बगदाद पहुंचे तो अमेरिका को एक बार फिर अपने मज़मूम अज़ाइम पर अमल करने का मौका मिला। जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ी हशद अल शाबी के कमांडर मेहदी अल मुहद्दिस को बगदाद एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया। आज हम इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अमेरिका खित्ते में अमन का कहाँ है। अमन की बात करता है, लेकिन जिस तरह से ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, ईरानी मईशत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद अमेरिका किन मकासद पर अमल पैरा है। और साथ ही साथ मशरक़ वस्ता में कशीदगी की भी बात करेंगे कि एक तरफ अमेरिका जो है वह अफगानिस्तान से फौजों का इनखला का चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है एंटी मुस्लिम कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं, मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाई जाती है, इराक पर हमले किए जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, ईरान पर जो दबाव बढ़ाया जा रहा है उसके बाद सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि डॉक्टर कंदील अब्बास साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर पर जो 1 साल पहले अमेरिका ने हमला किया था और उसमें जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हो गए थे, उसके बाद कहा भी गया था कि हम इसका जो है वो बदला लेंगे, अज़्म का इजहार किया गया था। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जहां से ये कशीदगी शुरू हुई थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, इन दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ले जाने वाले जो बुनियादी अवामिल थे, उनमें से कुछ तब्दील हुए हैं या अभी तक वही अवामिल चल रहे हैं? मेरा ख्याल है ना सिर्फ ये कि कोई अवामिल जो कशीदगी के थे वो तब्दील नहीं हुए, बल्कि इनमें मजीद इजाफा हो गया है। इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पीरियड है, इस दौरान काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ गई इनकी आपस में, और इसकी असल वजह ये हुई कि जो यूनिलेटरल यूज ऑफ फोर्स की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि टेंशन, और उस टेंशन करने की असल जो कासिम सुलेमानी के खिलाफ एक ऑपरेशन था बहुत ज्यादा होगी। इसलिए जो यूनिलेटरल ऑपरेशन इराक में किया था डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में अमेरिकी फोर्सेस ने, उसने वो एतमाद की तमाम जो एक बुनियादें बनाई गई थी वो खत्म करके रख दी। और जाहिर है कि ईरान ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने शो ऑफ पावर करते हुए अल असद बेस, जो अमेरिकन फौजियों का बेस था, उसको अटैक किया। और उसकी वजह से जो कशीदगी इस पूरे खित्ते में बढ़ी है, इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पे आयद होती है। और उसके बाद मजीद ये कि अब कासिम सुलेमानी के शहादत के बाद इसराइल की तरफ से जो एक एक्सपेंड कर रहा है वो, और ईरान की जो हमसाया ममालिक हैं उनमें इसराइल की प्रेजेंस नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि इसने हालात को बहुत ज्यादा खतरनाक। सही। डॉक्टर साहब, इस वाक़े के बाद सदर ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकियां भी देते रहे। उससे पहले भी उन्होंने तमाम तर सूरत हाल कशीदा की, लेकिन उसके बाद भी ये पिछले 1 साल के दौरान भी वो तबाही की तरफ ले जाने की बात करते रहे, ईरान को तबाह करने की धमकियां देते रहे। लेकिन अब अमेरिका की सदारत तब्दील हो रही है, तो ईरान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसीज में आप समझते हैं कुछ तब्दीली आएगी?
देखिए, बहुत कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जाहिर है कि जो डेमोक्रेट्स ने अपने पीरियड में पॉलिसीज बनाई थी और उनकी जो रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक विजन है, उसकी बेस पे उन्होंने ईरान के साथ एक डील साइन की थी। और वो JCPOA के नाम से जो डील थी वो सिर्फ बायलैटरल नहीं थी, बल्कि एक इंटरनेशनल डील थी, और इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक गारंटी दी गई थी, और उसकी जो एक रेजोल्यूशन है उसके जरिए से कवर किया गया था। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसकी एक वैलिडिटी बहुत हाई लेवल की थी। उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी मौजूद थी उसमें, मेंबर सिग्नेटरी में। अब जो बाइडेन के आने के बाद वो कोशिश ये करेंगे कि उनकी जो माजी में ईरान के साथ डील हुई थी, किसी न किसी तरीके से इसको रिवाइव किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये कि इतना आसान नहीं होगा जो बाइडेन के लिए, इसलिए कि एक तरफ तो खुद इंटरनली जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर है, और दूसरा इजराइल और अरब मुल्कों का जो प्रेशर है, उसकी वजह से जो बाइडेन को डील की तरफ तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें वो काफी शायद अमेंडमेंट सजेस्ट करें। और वो अमेंडमेंट्स ईरान के लिए जाहिर है काबिल कबूल नहीं होंगी, क्योंकि ईरान की तरफ से जो ख्वाहिश है वो ये है कि ईरान को इससे पहले सैंक्शंस के जरिए और पाबंदियों के जरिए आइसोलेट रीजनल लेवल पर करने की कोशिश की गई थी। और अब ईरान चूंकि मेन स्ट्रीम रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था, और इस वजह से ईरान ने अमेरिका के साथ जो डील साइन की, उसका असल मकसद ये था कि खित्ते में कशीदगी कम हो। लेकिन अगर अब न्यूक्लियर डील के साथ साथ अमेरिकन या रीजनल कंट्रीज ये चाहेंगी कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है या डिफेंस पावर है, इसको भी इस डील का हिस्सा बनाया जाए, तो मेरा ख्याल नहीं कि ईरान इसको एक्सेप्ट करे, और ईरान के रिफ्यूजल की वजह से मैं समझता हूँ फिर एक डेडलॉक पैदा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो 2018 में एक मुआहिदा हुआ था, अमेरिका उससे दस्तबरदार हो गया। पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहिदा किया, फिर खुद ही अमेरिका उस पर अमल दरामद करने के लिए, ना करने के लिए हीले बहाने करता रहा, और आखिरकार उस मुआहिदे को तबाह कर दिया। उस मुआहिदे की क्या हकीकत थी? डील अमेरिकन ने और यूरोपीय कंट्रीज ने साइन की थी, वो न्यूक्लियर डील कहलाती है। और उसमें ईरान का मौक़िफ़ ये था कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ है, मेडिकल के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और एनर्जी के अंदर। और कोई इस्तेमाल उन्होंने हमेशा बताया कि वो नहीं करना चाहते, और इसी बुनियाद पर उन्होंने जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने अलाउ किया कि वो ईरान में बैठे, उनके कैमरे बेशक लगा दिए जाएं, उनके सेंसर लगा दिए जाएं, और वो सुपरविजन करते रहें कि ईरान का प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए। और IAEA के रिपोर्ट्स ईरान के प्रोग्राम के बारे में आई थी, उनमें सब में ये प्रूव हो चुका था कि ईरान का प्रोग्राम वो मिलिट्री ग्रेड के ऊपर नहीं जा रहा। इसी वजह से ईरान ने ये गारंटी यूरोपीय कंट्रीज को भी और अमेरिका को दी कि वो मिलिट्री ग्रेड की एनरिचमेंट नहीं करना चाह रहा। ये जब एग्रीमेंट हो गया, तो इसके बाद अब ईरान की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उसके खिलाफ पाबंदियां खत्म कर दी जाएं, और जो पिछले 40-42 साल में ईरान के खिलाफ सैंक्शंस वो खत्म कर दी जाएं। लेकिन एक तरफ ना सिर्फ ये सैंक्शंस खत्म नहीं की गई, बल्कि ईरान के खिलाफ डील में से अमेरिका एक तरफा तौर पर वो अपने आप को उसने बाहर निकाल लिया, और उसके बाद ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं या रीजनल लेवल पर एग्रीमेंट्स हैं, उसके ऊपर ना सिर्फ ईरान की बल्कि कई और मुल्कों का भी एतमाद उठ गया कि जब आप एक एग्रीमेंट करते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं करते, तो किस तरह दुनिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस पर, सिक्योरिटी काउंसिल पर और इंटरनेशनल जो बाकी अदारे उन पर एतमाद करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे एक तो अलमी सतह पर जो एतमाद का एक फुकदान पैदा हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है, और दूसरी तरफ ये कि ईरान जो आइसोलेशन में धकेलने की कोशिश की थी, वो उसको रीजनल और इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने में अमेरिका की वजह से नाकामी हुई। डॉक्टर साहब, अमेरिका के बुनियादी तौर पर मकासद है क्या? मशरक़ वस्ता में जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है, वैसे अमेरिका खित्ते में अमन का ख़्वाह हमेशा से रहा है कि जी हम अमन कायम करना चाहते हैं। ईरान पर मुआशी तौर पर भी दबाव डाला जाता रहा, अभी भी डाला जा रहा है। ईरान के हवाले से जो भी मुआहदे होते हैं उनमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं, लेकिन वो भी ईरान की मुखालफत में ही जाती हैं। बुनियादी तौर पर अमेरिका के मकासद हैं क्या खित्ते में? देखिए, ईरान के रेवोल्यूशन से पहले
एक जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का रोल था वो एक हेजेमोनिक रोल था, और अमेरिका के जो मफादात थे उसमें अमेरिका का ख्याल ये था कि इजराइल एक पुलिसमैन का रोल इस रीजन में प्ले करेगा और अमेरिकन जो मफादात हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा। जाहिर है कि जिस मुल्क के पास ताकत होती है वो इस तरह के अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल्स बनाते हैं। लेकिन ईरान में रेवोल्यूशन आने के बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कोशिश ये शुरू कर दी कि इस रेवोल्यूशन को नाकाम बनाया जाए, और रिजीम चेंज की एक थ्योरी उन्होंने अपनाई और कहा कि हम ईरान की रेवोल्यूशनरी जो हुकूमत है इसको तब्दील करके वहां पे अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये एक पॉपुलर रेवोल्यूशन था और अमेरिका ने जितनी भी अटेम्प्ट्स की उसमें अमेरिका को वहां पे नाकामी का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिसेंट ईयर्स में वहां पर दाइश की एक्टिविटीज आई और टेररिज्म आया, उन एक्टिविटीज के अंदर भी अमेरिका का एक किरदार मशकूक हो गया, इसलिए कि जिन दो शख्सियात को पिछले साल अमेरिका ने कत्ल किया था बगदाद एयरपोर्ट पर, यानी कासिम सुलेमानी और मेहदी अल मुहंदस को, ये दोनों शख्सियात की असल शोहरत इस वजह से थी कि इन्होंने दाइश के खिलाफ एक अलायंस बनाया था और तकरीबन 40 मुख्तलिफ ग्रुपों को इकट्ठा करके जो दाइश के खिलाफ अलायंस बनाया था उसका नाम हशद अश-शाबी या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स रखा। और इसके जरिए उन्होंने ना सिर्फ ये कि दाइश को कंप्लीट एक शिकस्त दी, बल्कि इस खित्ते में बाकी जो छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप थे उनको भी खत्म करने की बात। अब इन दोनों शख्सियात के मारे जाने से मैं समझता हूँ कि अमेरिका का अपना किरदार मशकूक हो गया कि वो इस खित्ते में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं या इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने इंसदादी दहशतगर्दी के काम किया आप उनको मार रहे हैं, और दूसरी तरफ दाइश की कई कार्रवाइयों में जब आपने वहां पे उनको हेल्प पहुंचाई और मदद की और फिर बाद में आपने कहा जी वो गलती से हेली बॉम्ब के जरिए हमने उनको गजा दे दी या हथियार पहुंचा दिया, हम समझ रहे थे हमारी फोर्सेज हैं, यानी ये एक मशकूक बनाती है इन चीजों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि आप यूनिलैटरली किसी मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट नहीं कर सकते, अमेरिका ये वायलेशन कर रहा है। और अगर इस खित्ते में अमेरिका को मैं समझता हूँ अमन और सुकून चाहिए, तो उनको चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ की वो एहतराम करें और जो इस रीजन में जितने ममालिक हैं उनकी सॉवरेनिटी का भी ख्याल। अच्छा डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में चाइना ईरान के साथ ताल्लुकात का बिगाड़ भी पैदा हुआ, रशिया के साथ भी मामला तनाव का शिकार रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात वे सारी सूरत-ए-हाल के बरक्स थे, इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात चलेंगे, इसलिए कि इस खित्ते में अमेरिका ने अपनी प्रायोरिटी इंडिया को बना लिया है, और वो रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, दोनों के पीरियड्स में हमने देखा कि वो इंडिया को अपनी प्रायोरिटी बना के चल रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी पाकिस्तान के मफादात की बात आती है तो पाकिस्तान को धोखा दिया जाता है। अब अफगानिस्तान के मसाइल हों या इंडिया के साथ रिलेशनशिप हो या पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हो या पाकिस्तान के चाइना के साथ जॉइंट वेंचर सीपैक का इशू हो, हर जगह पे पाकिस्तान को अमेरिका की मुखालफत का सामना है। लॉन्ग टर्म में तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान, ईरान और चाइना का एक ट्रायंगल बन रहा है, उसी के अंडर हमें अपनी लॉन्ग रन पॉलिसीज को डिजाइन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि यही कासिम सुलेमानी जिसको पिछले साल अमेरिका ने मारा था, इन्होंने एक अपनी स्पीच में, उसकी वीडियो मौजूद है, उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन सकता है, उसी तरह जैसे माजी में पाकिस्तान के लिए हमने वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड की। दूसरी तरफ उन्होंने एक और स्टेटमेंट में कहा था कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो हम अपना खून देंगे। आप ये देखें कि ये जो एक ट्रायंगल बन रही है पाकिस्तान, ईरान और चाइना की, इसके जरिए इस रीजन में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाहिर है कि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ नहीं सकते, उनके साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात से चलना होगा, लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं अमेरिका उनको भी अंडरस्टैंड करे, और इस खित्ते में बिला वजह जो इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन हैं उनकी सपोर्ट अमेरिका बंद कर। अच्छा, अब तो डॉक्टर साहब, अमेरिका जैसे अफगानिस्तान से फौजों का इनखला चाहता है, मशरक़ वुस्ता में एट द सेम टाइम जिस तरह से उसने कशीदगी बढ़ाई हुई है,
एक तरफ अफगानिस्तान में फौजों का इनखला चाहता है और साथ में जवाब ये होता है जी खित्ते का अमन जो है वो दाव पर लगा है, इसलिए फौजों का इनखला जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता में कशीदगी है, मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयां जारी रहती हैं, जिस तरह से ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है। लेकिन बज़ाहिर अमेरिका अमन चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सारी चीजें कशीदगी की तरफ जा रही हैं। क्या वाकई अमेरिका जो है वो खित्ते में अमन के लिए कोई रोल प्ले कर सकता है या कशीदगी की तरफ ही जाएगी सारी सूरत हाल? देखिए, अमेरिका की जो लीडरशिप है उसमें बड़ी अच्छी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, जिनकी ख्वाहिश ये है कि अमेरिका को पूरी दुनिया में मुदाखलत को ख़त्म करके वापस अपने मुल्क की तरफ आना चाहिए और जो अपने मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है उसको संभाला देना चाहिए। और अगर आउट ऑफ अमेरिका वो एक इंटरनेशनल पावर के तौर पर दुनिया के किसी और खित्ते में कोई रोल प्ले करना चाहते हैं तो वो पीस के लिए होना चाहिए, वो वायलेंस के लिए नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि पिछले यानी 4-5 दहाइयों में, खासतौर पर 4 दहाइयों में हमने देखा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, अफ्रीका के कई ममालिक में जो एग्रेशन किया, वहां पर जहरीत की और वहां पर इवन फौजें लेकर गए, उसमें तकरीबन जितने भी वो गोल्स लेकर गए उनको शिकस्त हुई। अफगानिस्तान में वो ये चाहते थे कि परमानेंटली वो यहाँ पर अपना एक ऐसा बेस बनाए जिसके जरिए वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और चाइना को कंट्रोल कर सके। लेकिन जाहिर है कि वो अफगानिस्तान में अपने पांव नहीं जमा सके क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम उनको उनके मुखालिफ हैं। इराक में भी यही हमने देखा कि वो चाह रहे थे कि सद्दाम के बाद उनको वेलकम किया जाएगा, उनके गले अमेरिकी फौजियों के गले में हार पहनाए जाएंगे। शुरू में तो ऐसे हुआ, लेकिन जब सद्दाम हट गया और उसकी पावर खत्म हुई तो जाहिर है इराकी अवाम ने कहा कि हम अपनी एक डेमोक्रेटिक अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं और इसमें अमेरिका की या मगरबी ममालिक की कोई मुदाखलत हम कबूल नहीं करेंगे। अब जब दोनों तरफ से इस तरह का रिस्पांस आया तो तब अमेरिका को ये ख्याल पैदा हुआ कि उनको अपनी फौजें इन ममालिक से निकाल लेनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो अमन के बहुत ज्यादा दाई हैं और वो चाहते हैं कि इन ममालिक में अमन हो, बल्कि वो अपने फौजियों की जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन अब उनको ये भी ख्याल आ रहा है कि जब यहाँ से वो निकलेंगे तो इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे जो अमेरिका की एक प्रेस्टीज है उसको शदीद धचका पहुंचेगा। अब उनको फेस सेविंग चाहिए। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को रिवाइज करनी चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी रिफॉर्मुलेट करनी चाहिए और बजाय वायलेंस के दुनिया में पीस के लिए अपना एक रोल प्ले करना। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और ईरान ब्रदर मुल्क हैं, अमेरिका भी ये बात बखूबी जानता है और गुज़िश्ता बरस जब ये वाक़या हुआ, अमेरिका ने हमला किया और जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हो गए, उसके बाद ये कहा भी गया, ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेंगे, इस अज़्म का उन्होंने इजहार भी किया। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान से फौजों के इनखला के लिए किरदार बहुत अहम है और इसका वो मोतरफ रहा भी है, लेकिन अब ईरान पर जो अमेरिका दबाव डाल रहा है, इसमें पाकिस्तान कुछ किरदार अदा कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ी अच्छे तरीके से नपी तुली एक फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है, इसलिए कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है उसी की बेस पर पाकिस्तान ने जो पीस डायलॉग हैं जो दोहा में हो रहे हैं कतर में, और तालिबान को राजी करने में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इन पीस डायलॉग में ये कोशिश हो रही है कि एक पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान के मसले को हल किया जाए। लेकिन इस दौरान जाहिर है कि अमेरिका लॉन्ग टर्म अपने जो मफादात हैं अफगानिस्तान को लेकर या इस खित्ते को लेकर उनको अपनी प्रायोरिटी पर रखे हुए है। उसकी प्रायोरिटी अफगानिस्तान के अवाम का अमन और इस्तेहकाम नहीं है। तो अब पाकिस्तान की असल प्रायोरिटी ये है कि पिछले 40 सालों में अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इसके असरात मुरतब हुए हैं और हर सूरत पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आना चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान को बहुत से कंप्रोमाइजेस भी करने पड़े हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर अमेरिका के निकलने के बाद उस गैप को इंडिया के जरिए फिल करने की कोशिश की जाएगी तो अफगानिस्तान में फिर हमारे पास एक परमानेंटली एक ऐसा एक फैक्टर पैदा हो जाएगा कि हमारे जो अफगान बॉर्डर है इससे भी पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब पाकिस्तान के अक्सर इंडिया बॉर्डर और अफगान बॉर्डर इनसिक्योर हो जाएं और तीसरी जगह पे हमारा ईरान बॉर्डर भी सिक्योर करने की कोशिश की जाए तो एक केज लाइक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, एक पिंजरे में हम बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल ये एक तरफ से तो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी काफी बेहतरी से आगे बढ़ रही है। अगर ये पीस डायलॉग कामयाब होते हैं तो
ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कंदील अब्बास, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। ईरान पर दबाव के हवाले से, अमरीका के रोल पर बात कर रहे थे, खित्ते पर अमन के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और क्या वही हुआ जिसका वाकई डर था? क्या पीडीएम की 2.5 माह की जो हिकमत अमली थी वो हुकूमत की 2.5 साल की कारकर्दगी जैसी निकली? और ख़ास तौर पर सबसे अहम सवाल यह है कि जो सब अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई सब कुछ अच्छा है? पीडीएम के गुज़िश्ता 2.5 माह की कारकर्दगी और पीडीएम के आने वाले 2.5 माह की हिकमत अमली के हवाले से हम खुसूसी तौर पर सेगमेंट में बात करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम का जो अहम सरबराही इजलास बुलाया गया था, उसके बाद कॉन्फ्रेंस की गई और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा था, लग रहा था कि अंदरूनी तौर पर कहानी कुछ और है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जब आगाज हुआ था तो इत्तेहाद में 11 जमातें थीं, लेकिन जो 10 जमातों तक महदूद हो गई। मगर इस पीडीएम के इत्तेहाद में फैसले की हैसियत 3 बड़ी जमातों के पास रही है: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम फे। अब यही 3 जमातें और 3 सवालात जेर बहस हैं कि इन 3 के माबैन तजादात और अदम एतमाद की इतना बड़ा जो खलीज मौजूद है, जिसे अबूर करना इस कदर आसान नहीं है जितना ये जमातें आसान दिखा रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक और डेडलाइन दे दी गई है 19 जनवरी की। इससे पहले जो डेडलाइन थी, उन डेडलाइन पर तो पीडीएम पूरा नहीं उतर सकी, लेकिन अब 19 जनवरी और 31 जनवरी तक क्या होगा? लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। वजीर दाखिला शेख रशीद जो है, उन्होंने आज भी ये बात की कि वजीर आजम सरेंडर कभी नहीं करेंगे और अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसके बाद हम भी कानूनी और आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। पहले भी, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि शक व शुबहात थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजल रहमान को खास तौर पर मनाने में कामयाब हो जाएगी। और पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ही जो है अमल में आया था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या ये इत्तेहाद बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए किया था? ये बहुत अहम सवाल है। और पीडीएम की आगे हिकमत अमली क्या हो सकती है? हुकूमत क्या सोच रही है? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है मुर्तजा सुलंगी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुलंगी साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, पीडीएम ने जो कल अनाउंसमेंट की है, क्या कोई फैसला हुआ है? ये सब कुछ तो पहले से पता था कि पीडीएम यही करने वाली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनाने में कामयाब हो जाएगी। पहले से सेनेट के इंतखाबात में जो है वो नून लीग भी बात कर चुकी थी, जिमनी इलेक्शन की बात हो चुकी थी। तो कुछ नया सामने आएगा? कुछ फैसले पर पहुंची नहीं है पीडीएम? देखें, जो 20 सितंबर को जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसके नतीजे में पीडीएम बनी है, अभी तक जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, मेरी नज़र में किसी एक ऐलान पे भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा था कि जी हम 31 दिसंबर तक तमाम लोगों के इस्तीफे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अपनी क़यादत के पास जमा कराएंगे। कल उन्होंने कहा कि वो सारे इस्तीफे आ गए। उन्होंने इमरान खान को डेडलाइन दी थी कि 31 जनवरी तक आप इस्तीफा दें या असम्बलियाँ तोड़ें, वरना 1 फरवरी से हम लॉन्ग मार्च का प्लान बनाएंगे। वो अभी तक उस पर खड़े हैं। इत्तेहाद की 10 जमातें एक ही जगह पर खड़ी हैं। किसी भी मौके पर 20 सितंबर से लेकर आज तक उन्होंने किसी मौके पर यह नहीं कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। किसी मौके पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे या सेनेट से इस्तीफा देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये अपने तौर पर कुछ लोगों ने ये बात बना ली है कि जी वो कोई पीछे हट रहे हैं। पहले उन्होंने जलसों का प्लान बनाया था, वो जलसे किए, बड़े जलसे हुए। अब जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ तरह के मार्च और डेमोन्स्ट्रेशंस वो कर रहे हैं। कल जो है वो बहावलपुर में वो कर रहे हैं महंगाई मार्च, जिसमें भी तमाम जमातें शरीक हैं। तो ये एक 10 बड़ी जमातों का इत्तेहाद है, उसमें इख्तलाफ राय जो है वो होना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इख्तलाफ राय एक घर में भी होता है, एक जमात के अंदर भी होता है, पीपुल्स पार्टी के अंदर भी होता है, पीटीआई के अंदर बेतहाशा इख्तलाफात है, मैं आपको नाम गिनवा के बता सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जरा टाइम लिया है। एक तो वो उनको खतरा है कि अगर सेनेट के इंतखाबात का बायकाट करेंगे तो जो पीटीआई
और पीटीआई के जो सरपरस्त हैं उनके जो मंसूबे हैं सदारती इंतखाबात के, 18वीं तरमीम के, सूबाई हुकूमतों को कमजोर करने के, उसमें वो कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जो कुछ भी होगा मेरे ख्याल में वो ज्यादा जो गर्मी आएगी वो सेनेट के इंतखाबात के बाद ही आएगी। अब ये देखना होगा कि पीडीएम जो अपनी तहरीक है उसमें अवाम को बड़े पैमाने पर मुतहरिक कर पाती है या नहीं। अगर कर पाएंगे तो वो इस हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब होंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो कोई पार्लियामान के अंदर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोशिश करेंगे और वो किस हद तक कामयाब होगी, ये अभी बहुत कबल वक्त है। लेकिन ये इत्तेहाद उसी तरह से तो बरकरार सोलंकी है। साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने भी ये जिक्र किया कि जी जितने भी उन्होंने दावे किए थे वो एक से भी पीछे नहीं हटे, जो भी उन्होंने डेडलाइंस दी थी वो तमाम डेडलाइंस उन्होंने पूरी की हैं। हुकूमत कहती नजर आती है कि जी आज जैसे शेख रशीद साहब भी कह रहे थे जी हवाइयां उड़ी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ नहीं था, हवाइयां उड़ी हुई थी। आप फिर हुकूमत किन बुनियादों पर यह बात करती है? और इसी से आप ही की बात से अगर रिलेट करूं तो क्या फिर पीडीएम बड़े पैमाने पर अवाम को मुतहर्रिक कर पाएगी? हवाइयां हुकूमत की उड़ी हुई हैं। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वजीर आजम अपने तर्जुमानों के जलसे से खिताब नहीं करते। कोई दिन नहीं गुजरता, कोई घंटा नहीं गुजरता जिसमें तमाम वुज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी अपने अपने महकमे के काम छोड़कर, अपने अपने महकमे की कारकर्दगी और मसाइल को छोड़कर पूरा रुख जो है वो उनका पीडीएम की तरफ है। वजीर आजम हर दूसरे दिन किसी चैनल पर 2-2 घंटे के जो है वो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं और वो सारा उनका फोकस जो है वो पीडीएम पर है। कहां गई मईशत, कहां गई खारजा पॉलिसी? आज जो है वो उमूर हवाबाजी, जो पहले कहीं और थे अब जो है वो उमूर हवाबाजी बन गए हैं। और वो अपनी जो पीआईए को बिठा दिया, सिविल एविएशन को बिठा दिया, उस पर कोई बात नहीं है। आज जो है वो शेख रशीद जो है वो आकर पीडीएम पर गुफ्तगू करते हैं, वो इसका जवाब नहीं देते कि मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर एक 21 साल नौजवान को किस बेदर्दी के साथ उनके मातहत पुलिस ने कत्ल कर दिया। तो अपनी बात कोई नहीं है। असल जो मसला है वो लोगों का है। अगर पीडीएम लोगों के मसाइल पर लोगों को मुतहरिक कर पाती है तो कामयाब होगी। लोग जो है वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकलेंगे कि जी कितने पीडीएम के लीडर्स जो है उनको जेल में डाल दिया, कितने जो है उनको नैब ने पकड़ लिया, उस पर हमदर्दी जरूर होगी। लेकिन लोग अगर निकलेंगे तो लोग अपने मसाइल पर निकलेंगे। तो सोलंकी साहब, क्या पीडीएम इमरान खान साहब को इमरान खान साहब के तरीके से ही घर भेजना चाहती है? आपको याद है जब खान साहब ने धरना दिया था, लॉन्ग मार्च किया था, तब ये भी यही कहते थे कि हम हुकूमत को घर भेजेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत थी उसको वो गिराना नहीं चाहते थे, वहां से वो इस्तीफे नहीं देते थे, वहां के इलेक्शन उनके लिए हलाल थे। इसी तरह से अब पीडीएम में भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इस्तीफे नहीं लेती, वहां पर हुकूमत नहीं गिराना चाहती, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए। क्या पीडीएम इमरान खान साहब को इमरान खान साहब के से घर भेजना चाहती है? अभी तक जो मैंने सुना है पीडीएम के लीडर्स को, तो वो कोई मावराए आइन और मावराए कानून तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अभी तक उन्होंने ये कहा है कि जी हम पार्लियामान पे हमला नहीं करेंगे, पीटीवी पे हमला नहीं करेंगे, वजीर आजम हाउस पर हमला नहीं करेंगे, वजीर आजम को गैर आईनी तरीकों से नहीं निकालेंगे। वो बात कर रहे हैं हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का। उसके नतीजे में इमरान खान या तो खुद असेंबलियों को तोड़ें और नए इंतखाबात कराएं, जो कि पार्लिमानी जमहूरियत में कोई नई बात नहीं है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर वो अक्सरियत से महरूम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि कौमी असेंबली में उनकी अपनी 156 सीटें हैं, उनके पास सादा अक्सरियत भी अपनी जमातों की नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्यू लीग जो है वो मुसलसल शिकवे शिकायत कर रही है, बाप शिकायत कर रही है, एमक्यूएम शिकायत कर रही है, इंडिपेंडेंट शिकायत कर रहे हैं। कोई लोग जो है वो मुतमईन नहीं है। लेकिन तमाम लोग जो हैं वो किसी खास शहर से, किसी खास तरफ से एक सब्ज बत्ती के इशारे पर हैं कि वो इशारा मिले तो जो जागर्स उन्होंने पहन रखे हैं तो वो दौड़ लगाए। तो सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है पीडीएम फिर किस तरफ मार्च करेगी, इस्लामाबाद या रावलपिंडी? क्या पीडीएम के पास इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करने का कोई जवाब मौजूद है? देखें जी, इस्लामाबाद की वो बात जरूर करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के तमाम रास्ते रावलपिंडी से गुजर के ही इस्लामाबाद पहुंचते हैं।
तो इसलिए इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का शहर है, रावलपिंडी भी पाकिस्तान का शहर है और लाहौर भी पाकिस्तान का शहर है। ये मुझे नहीं मालूम, ये उन्होंने कहा है कि जी हम उस वक्त फैसला करेंगे जब हम निकलेंगे। मेरे ख्याल में 1 फरवरी को जब इनकी मीटिंग होगी, जो डेडलाइन जब गुजर जाएगी 31 जनवरी को, तो उसके बाद बातें सामने आएंगी। तो सोलंकी साहब, हुकूमत को सारी सूरत हाल में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हवाइयां तो हुकूमत की उड़ी हुई हैं, क्या हुकूमत को कोई परेशानी हो सकती है? बज़ाहिर तो हुकूमत बड़ी पुरएतमाद नजर आती है कि जी हमें कोई टेंशन है ही नहीं। हुकूमत वाकया ही पुरएतमाद है और उसे सब कुछ छोड़ के अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए, या उसके लिए कुछ परेशानी हो सकती है? पीडीएम की वजह से दबाव वाकई बढ़ रहा है। हुकूमत बिल्कुल पुरएतमाद नहीं है। अगर पुरएतमाद होती तो वो सारा अपना जोर जो है वो अपनी कारकर्दगी पर लगाते। आप देखें कि हुकूमत की सुबह से शाम तक जो सरगर्मियां हैं वो क्या है। वो इस पर नहीं है कि खारजा पॉलिसी को ठीक किया जाए। अभी आपने देखा कि जो लंदन में जो कुछ हुआ है नैब के हवाले से, अभी आपने देखा कि सऊदी अरब ने पैसे वापस ले लिए, अभी आपने देखा कि यूएई वाले पैसे वापस मांग रहे हैं, अभी आपने देखा कि चीन से बहुत भारी सूद पर उन्होंने पैसे लेकर सऊदियों के हवाले किए। तो लेकिन आपके जो वजीर खारजा हैं वो आज भी कल भी उनका सारा जोर जो है वो पीडीएम पर है। तो इससे उनकी जो परेशानी है वो आपको समझ आनी चाहिए कि वो एक तरह से बौखला गए हैं और जो असल उनका काम है उससे वो हट गए हैं। यही हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी दलील है। अगर हुकूमत पुरएतमाद हो, वो परवाह ना करे कि पीडीएम क्या तकरीरें करते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या जलसे जुलूस करते हैं, उसकी उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होनी चाहिए। वो फोकस करे कि मईशत को बेहतर करें, वो फोकस करे कि कोरोना पे कंट्रोल करें, वो फोकस करे कि अपनी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करें। अभी उमर शेख जो है वो जो इनका लाडला था उसको फिर उन्होंने निकाल दिया है। मैं इतनी कमीजें मैंने एक हफ्ते में तब्दील नहीं की जितने इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स तब्दील किए हैं, जितने काबीना के अंदर रिशफल्स इन्होंने किए हैं। ये सब कुछ क्या जाहिर करता है? ये पैनिक को जाहिर करता है। सही। तो सोलंकी साहब, क्या कोई सारी सूरत हाल का कोई हल मौजूद है? मोहम्मद अली दुरानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा जी इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। उसके बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात की। पीडीएम में मुज़ाकरात का ऑप्शन कोई बहाल हो सकता है? कोई ऑप्शन मौजूद है? क्या हुकूमत इस तरफ आएगी? हुकूमत क्या सोच रही है? मेरे ख्याल में पीडीएम को जिन लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए या राब्ता रखना चाहिए वो पहले ही उनके साथ राब्ते में है, और मेरा इशारा पीटीआई हुकूमत की तरफ नहीं है। तो वो राब्ते जरूर हैं। जाहिर है ये मुल्क सबका है और सब इसके बारे में फिक्रमंद है। तो अब हम देखेंगे कि वो मुज़ाकरात और जो गुफ्तगू और राब्ते हैं वो कहाँ जाके ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर इन राब्तों का मकसद पीडीएम को मजबूर करना है कि वो अपनी तहरीक छोड़ दें और चुप करके बैठ जाएं हाथ पे हाथ रखकर, तो उसमें उनको कामयाबी नहीं होने वाली। तो वो राब्ते जरूर हो रहे हैं, लेकिन मुझे अभी फौरी तौर पर उनके कामयाबी या नाकामी के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुज़ाकरात और कम्युनिकेशन मौजूद है। तो सोलंकी साहब, आप क्या समझते हैं? अभी जो गुज़िश्ता रोज तक तमाम तर बातें हो रही थी, आज भी वही बहस हो रही है, तमाम टॉक शोज में भी, कॉर्नर मीटिंग्स में भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन हो सकती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रही है? आपको अच्छी तरह याद है कि जब लंदन में मिसाक जमहूरियत हो रहा था तो दुबई में एनआरओ पर बात हो रही थी। माजी की अगर तमाम तर चीजों को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन देखते हैं आप स्पेसिफिकली? देखें, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हो रहा था उसके अंदर आप खोल के देख लें उसके तमाम नुकात, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं थी कि जी आप जो मुल्क के उस वक्त के जो हुक्मरान हैं उनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं थी। उस एनआरओ के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो को तो कुछ नहीं मिला, वो तो पहले ही शहीद हो गए। और जितने भी केसेस थे जो उनको रिलीफ मिलना था वो इफ्तिखार चौधरी ने उठाकर ख़त्म कर दिए। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ एनआरओ का वो तो एमक्यूएम का हुआ, जिनके कई सैकड़ों लोग जो है वो उससे उनको फायदा मिला था, लेकिन उसको तो खुद कोर्ट्स ने खत्म किया। तो अब जो है वो एनआरओ वगैरह की बात जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो खुद रियायतें लेने के चक्कर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर तज़क्कार हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि हुकूमत दबाव में है, हुकूमत बिल्कुल पुरएतमाद नहीं है, हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन अब पीडीएम के लिए भी चैलेंज ये है कि वो बड़े पैमाने पर आवाम को मुतहर्रिक करने में कामयाब होती है या नहीं। अब इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।